नमस्कार दोस्तों, CS सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक्चुअली कल का जो न्यूज़पेपर था 20 सितंबर का, उसमें कोई ज़्यादा न्यूज़ इम्पोर्टेंस नहीं थी और इस वजह से जो मैंने कल का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया और जो उसमें इम्पोर्टेंस था और उसको मैं आज जो कि इंक्लूड करके डिस्कस कर दूंगा। हालांकि जो कल इम्पोर्टेंस था उसका मैंने प्रीवियस ईयर का लेक्चर में भी कई बार जिक्र किया था, तो हालांकि उसको हम रिवीजन करते रहेंगे क्योंकि जो बड़ी न्यूज़ होती है फ्रंट पेज से धीरे धीरे जो कि वो और भी पेजों पे छोटी न्यूज़ बन जाती है। हालांकि उसका कॉन्सिक्वेंसेस इस इशू बहुत बड़े होते हैं, तो इस वजह से हम उसको छोड़ नहीं सकते कि हम इस चीज़ को पढ़ेंगे और उसको नहीं पढ़ेंगे, राइट। सो हमारा जो भी लेक्चर है वो काफ़ी एक रिवीजन भी होगा और नई चीज़ों को भी ऐड करेगा। तो आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और PIB से हम कलेक्ट करके कुछ लाए हैं, उनमें से हम डिस्कस करेंगे। तो हालांकि ये भी ट्रूथ है कि हम वही करंट अफेयर्स पढ़ें जो हमारे एग्जाम में पूछा जाए। न्यूज़ बहुत सी होती हैं, बस वो हमारे लिए इररिलेवेंस होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई छोटी इंसिडेंट होता है उसमें वाक़, तो वो चीज़ें आप अपने से भी कवर कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि बस इतना सा हिंट देना है कि इसने ये चीज़ किया, जैसे नडाल, राफेल या फिर फेडरल थे, वो उन्होंने शायद बैडमिंटन से उन्होंने संन्यास ले लिया, तो वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। वो कोई ना तो कॉन्सेप्ट है और ना ही बहुत बड़ी न्यूज़ है। हालांकि जैसे अगर आज के देखा जाए, जो कि यूनिसेफ, जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बच्चों के एजुकेशन वगैरह के लिए जो काफ़ी अच्छा काम करता है और कल्चरल वगैरह से लेकर के, तो उसकी जो गुडविल अम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा, जो आपके एक्ट्रेस हैं, उनका तो ये इम्पोर्टेंस थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि छोटे एग्जाम में पूछ सकता है कि यूनिसेफ का जो गुडविल एम्बेसडर है वो कौन है, तो वो नाम दे देगा दो चार लोगों का, तो उनमें से एक आप कर सकते हो। तो वो आज की न्यूज़पेपर में रहा। लेकिन हमारा जो फोकस हमेशा रहेगा करंट अफेयर्स का, वो बहुत जो बड़े इशूज होंगे और काफ़ी डायनामिक होंगे और बहुत दिनों तक न्यूज़ में चलते रहे, क्योंकि हमें UPSC के और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू और टारगेट करके चलते हैं। तो इस वजह से मैं अपने चैनल पे, ये जो एक कम्युनिटी चैनल है, इसका बस यही एक पर्पज़ रहेगा कि आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लगानी पड़ेगा। जैसे मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसका ये पर्पज़ था कि आप वेस्ट करें टाइम की न्यूज़पेपर में मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ उसको आप सुनिए। उससे अच्छा कि आप अपना स्टैटिक्स पार्ट जो कि कवर करिए। मैं वीडियो जो बना रहा हूँ कुछ स्टैटिक्स पार्ट या कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, उसको आप फॉलो करते रहिए। फिलहाल के लिए अब हम आते हैं, जो हमारी पहली न्यूज़ है। आप बहुत सुन रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, आज जो 21 सितंबर, राइट, 2022 है। तो इसका ये जो न्यूज़ है, इनमें सबसे जो मैं कल का, अगर थोड़ा सा दो न्यूज़ है कल की, एक है जो ESW रिजर्वेशन। आपको वो पता होगा कि इंडिया में रिजर्वेशन का सिस्टम, जैसे OBC को मिलता है, SC ST को मिलता है, ठीक है। तो जो ये रिजर्वेशन है, तो ये 3 ग्रुप को मिलता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि टोटल 50% रिजर्वेशन है, अगर 100 सीट है, ठीक है, 100 सीटों में से 50 जो सीट होती हैं वो रिजर्व होती हैं, और जो 50 होती है सिर्फ वो जो कि अनरिजर्व होती है। तो जो अनरिजर्व होती है, तो ये रिजर्व वाले भी इसमें जा सकते हैं, लेकिन जो रिजर्व होती है ये अनरिजर्व वाले इसमें नहीं आ सकते। तो इनको 3 कैटेगरी में, SC, ST और OBC कैटेगरी में। हालांकि गवर्नमेंट 2019 में एक और प्रोविजन ला दिया जिसको रिजर्वेशन में ESW। तो जो ESW इस 50% से नहीं, इस 50% में से 10% जो हो उनको रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया। तो जो प्रोविज़न, ठीक है, ये किया गया, हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये है कि ये कैसे किया गया। तो कैसे किया गया, तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्ट की बात है। एक्ट 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है कि गवर्नमेंट ने ESW के लिए
देखिए इकोनॉमिक सोशल वीकर क्लास इसको बोलते हैं, ESW के लिए इकोनॉमिक। हालांकि बहुत से इशूज अभी चल रहे हैं, अभी कोर्ट में ये ट्रायल चल रही है कि ये क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो प्रोविज़न लाया गया ये जो प्रोसीजर होता है कानून बनाने का उसके खिलाफ है या कैसा है। तो अभी प्रोविज़न चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है कि इसको इनवैलिड करार दे दिया जाए, राइट। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये इसमें ये देखा जा रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कोई हार्ड एंड कोर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफिनेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन नहीं किया गया है, बस एक बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड लाया गया। हम कहते हैं केशवानंद भारती केस 1973। तो इसमें लाया गया और इसमें ये प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर का ला करके रख दिया गया। और उसमें जो है कि ये कहा गया कि कोई भी लॉ हो वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, राइट। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ था, जैसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तो उसमें NJC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का एक प्रोविजन था और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो मतलब प्रोविजन ये था, तो सुप्रीम कोर्ट को जो जजेस थे वो एक उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर नया करने का था, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया तो इस वजह से वो इनवैलिड हो गया। तो ऐसे ये भी पूछ सकता है कोई एग्जाम में कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 103 वो किससे रिलेटेड, ESW से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर का वर्ड कब आया, तो केशवानंद भारती केस से आया। तो अगर आपसे पूछा था केशवानंद भारती केस किस इससे रिलेटेड, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस से है, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, राइट। कब आया था, 73 में आया हुआ था। तो ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे यूपी के करंट अफेयर्स के जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। अब जो दूसरा अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो दूसरा टॉपिक है हमारा, तो उसमें देखिए ये चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। दूसरे में शेड्यूल कास्ट स्टेटस की बात की गई। तो उसमें ये अभी बात चल रही है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि वो यहाँ से हो, हिंदू से हो, या फिर इससे वो क्या बोलते हैं सिख या बुद्धिस्ट, ये 3 कम्युनिटी से अगर कोई व्यक्ति निकल करके अगर वो किसी अदर रिलीजियस या कम्युनिटी में जाता है, कम्युनिटी यहाँ पे रिलीजियस है, हिंदू भी रिलीजियस है, सिख भी है और बुद्धिस्ट है, अगर वो किसी और रिलीजियस में जाता है तो क्या उसको SC शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बनता है तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे रिलीजियस या ग्रुप हैं उनमें SC का प्रोविज़न है, शेड्यूल कास्ट का, जो अनुसूचित जाति होती है, हिंदी में बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ें हो गई 3 चीज़ में अभी प्रोविज़न चल रहा है कि अगर हम इन तीनों को देते हैं और मुस्लिम और अदर को नहीं देते तो क्या ये रिलीजियस बेसिस है क्या नहीं है। तो हालांकि ये एक बेसिक चीज़ें हैं। और इसमें एडवांस में अगर हम एक 341 अंडर आर्टिकल और 342 आर्टिकल, तो इसमें ये प्रोविज़न है कि इसमें SC और इसमें जो है कि ST को लेकर के है कि डिक्लेयर किया जाएगा कि कौन SC है, कौन ST है, कौन सी एरिया SC के लिए, कौन सी ST के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडर विच वन आर्टिकल रिलेटेड टू SC या ST। तो आपको 341 342 याद रहना चाहिए। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर SC ST को डिक्लेयर करना है, ठीक है, अगर SC ST को स्टेटस देना तो कौन देगा, तो इसको प्रेसिडेंट देते हैं, प्रेसिडेंट देता है, राइट। प्रेसिडेंट देता है, कंसल्ट करता है। कंसल्ट किसे कहते हैं, कंसल्ट का मतलब ये हो गया कि मतलब बात कहते हैं, सुझाव लेते हैं, वो जो कि स्टेट गवर्नर जो होता है, राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल
राज्यपाल से लेते हैं और वो फिर डिक्लेयर करता है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कितना बनता है। पहला बात तो एक आर्टिकल में पूछ देगा 341 342 इससे रिलेटेड SC ST से प्रेसिडेंट है जो कि वो डिक्लेयर करेंगे कौन SC है कौन SC एरिया है, किससे कंसल्ट करेंगे, और राज्यपाल जो होते हैं उनसे डिक्लेयर कंसल्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो SC पॉपुलेशन है ST पॉपुलेशन है उनका एरिया के हिसाब से जो भी चीज़ें होती हैं। ST के लिए अगर मैं इनकी बात करूँ, ये जो ST है यहाँ पे ST है तो ऑलमोस्ट इनका अप्रॉक्सीमेटली 8% इनका पॉपुलेशन है टोटल अगर 100 इंडिया में अगर 100 पॉपुलेशन है 100 पॉपुलेशन है तो उसमें से 8% मतलब 8 जो हैं जो कि ST हैं और उसके बाद जो है कि इनकी जो सबसे ज़्यादा ST पाए जाते हैं वो MP में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। ऐसे कुछ ऐसे भी स्टेट है जैसे दिल्ली चंडीगढ़ है वहाँ पे ST नहीं पाई जाती है, राइट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रख के करिएगा। ये एक्स्ट्रा मैंने कल बस ये इतना ही जो कि न्यूज़ में थी तो इस वजह से जो कि मैंने ज़्यादा कुछ उसमें नहीं किया, ठीक है। तीसरा जो अब आज से आर्टिकल है जो आज के न्यूज़पेपर में हम उनसे जो कि अपनी बात कहते हैं और उनसे हम डिस्कस करते हैं कि आज में क्या है। देखिए आज में सबसे बड़ा अभी मैंने कह दिया बड़ा क्या थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए ही है छोटा सा कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरी ये भी चीज़ है कि जो आज का न्यूज़पेपर है उसमें देख लेते हैं यूनिसेफ का, जैसे मैंने कहा कि प्रियंका चोपड़ा गुडविल एम्बेसडर है यूनेस्को में, ठीक है, वो चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर इकोनॉमिक का एक है, और तीसरा जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट, मैंने एक बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के बारे में बात किया था तो वहाँ पे ये चीज़ है। ये अभी बात आ रही है कि जो GDP का है GDP का कुछ परसेंटेज जो कि करंट अकाउंट बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में अगर अब बात करें तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है। और ये दो तरह के अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, और यही कुछ डेफिसिट इसमें ट्रेड की बात करते हैं, वो गुड्स हो सकता है और सर्विस हो सकती है। गुड्स और सर्विस की बात करते हैं, जो कैपिटल में करते हैं वो जो है कि मनी फ्लो का करते हैं, मनी जो पैसे होते हैं आदान प्रदान होता है उसको लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट का ही मतलब हो गया कि अगर आपका इम्पोर्ट आयात, इम्पोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो आपका जो कि ट्रेड डेफिसिट देखिए हमेशा ऑलमोस्ट रहता है इंडिया का, कभी बहुत कम रेयर में हुआ कि सरप्लस रहा हो, हमेशा ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहता है। तो ये चीज़ें जो हमारा तीसरा है यहाँ पे। और जो चौथा अगर आप आर्टिकल्स लेने की बात करें, जो चौथा आर्टिकल है हमारा तो इसमें प्रोम, देखिए जो हमारा ये चौथा आर्टिकल है यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे RBI एक है इंडिया का सेंट्रल बैंक करके, राइट। वो सेंट्रल बैंक एक केंद्र इंडिया का सेंट्रल बैंक तो एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसका बैंक है जैसे SBI है वैसे एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो उसको जो है कि यहाँ से एक्शन फ्रेमवर्क और उसमें से सेंट्रल बैंक RBI ने एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इससे जो है कि बाहर निकाल दिया, एग्जिट कर दिया। ऐसा क्यों किया? पहली बात करने से पहले ये इसको समझ लीजिए कि ये क्या है। ये अगर इसका फुल फॉर्म देखने की प्रोम करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, राइट। ये प्रोम करेक्टिव फ्रेमवर्क है। तो ये चीज़ ये आपको पता होना चाहिए इसका जो कि फुल फॉर्म क्या है। प्रोम करेक्टिव जो एक्शन है इसका ये मतलब है कि जो बैंक्स होती हैं, बैंक्स जैसे मान लीजिए कि बैंक है तो इनके पास अगर 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये, तो ऐसा नहीं कि 100 रुपये पूरा की लोन दे देते, नहीं, ऐसा नहीं। ये क्या करते हैं अदर फॉर्म में कम से कम 50 रुपये जो है कि ये अपने पास बैलेंस रखते हैं और 50 रुपये देते हैं। और ये 50 रुपये कोई ऐसा नहीं कि कैश में होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो होता है कि आपका गोल्ड में हो सकता है,
गोल्ड में हो सकता है, या फिर आपका वो हो सकता है किसी शेयर या आईपीओ में हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होती, तो वहाँ से जो कि अभी बाहर निकाले। और मैं एक वीडियो इस पर बनाऊँगा अलग से, फ्रॉम करेक्टिव एक्शन, उसमें ये बताऊँगा कि फर्स्ट टाइम कब जो है कि इसको लागू किया, कौन कौन से बैंक थे और क्या पैरामीटर है इनका, जो कि इनको अगर किसी बैंक को अंदर लाना है इसमें तब। ठीक है, ये जो कि हमारा इकोनॉमिक का चैप्टर रहा। और आगे हम और देखते हैं 2-3 और हमारे पास आर्टिकल्स है जिस फॉर द फोर्थ फोल्डर। हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, इसका भी ज़रूरत है कि हम अलग से एक वीडियो बनाएं। अभी ये बात चलिए, आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे, मैं देखिए ये इसलिए लिया हूँ कि इसमें से मैं पढ़ाना नहीं, थोड़ा सा पता होता है कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, बस अगर हमें हिंट मिलती तो हम पूरा चीज़ें कर लेते हैं। जैसे आप सुनते होंगे ईडी सीबीआई, राइट। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसे बोलते हैं, थोड़ा सा हम इसको और क्लीन कर देते हैं। तो इस वजह से इसको दिक्कत आ रही है हमें, तो और क्लीन आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा तो इस वजह से। तो इसमें क्या है कि अभी जो न्यूज़ में चल रहा है ईडी है और सीबीआई, आप सुन रहे होंगे न्यूज़पेपर में कि आजकल ईडी की रेट पड़ जाती है, सीबीआई की रेट पड़ गई है, तो ये वगैरह वगैरह होता है। तो इस समय न्यूज़ में एक डाटा निकल करके आया हुआ है कि जो ईडी का जो रेड करने का जो है पिछले 14-15 सालों से, उसमें जो कि जितने भी लोग टारगेट होते हैं उसमें अपोजिशन के लीडर्स होते हैं, राइट। तो अपोजिशन के लीडर्स होते हैं, तो उनमें ये चीज़ ये आ रही है कि क्या गवर्नमेंट इनकी जो कि यूज करती है एक अपने पॉलिटिकल टूल की वजह से, तो इस वजह से बहुत हो गया। तो दूसरी चीज़ ये देखिए स्टेटरी बॉडी है ये, बस इतना यहाँ पे। और इसका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से, और ज़्यादा नहीं होगा, 5 से 10 मिनट का होगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस ये इतना ही है। 2014 के बाद जो है कि काफ़ी इसका इंक्रीज हुआ जब गवर्नमेंट चेंज हुई। और अगला एक आर्टिकल है हमारा धर्मशाला। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है, अगर आप मैप देखने की कोशिश करें तो धर्मशाला पड़ेगा, धर्मशाला इंडिया में। तो वहाँ पर एक धर्मशाला है, और धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 ऑन टूरिज्म पे, मतलब जो वो होते हैं, मतलब हमारे जो आते हैं हमारे हेरिटेज वगैरह, जो हमारी नेचुरल चीज़ें होती है या कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, उनको जो देखते हैं टूरिज्म कहते हैं उनको। तो ये वहाँ पे डिक्लेरेशन चल रहा है, और ये काफ़ी दिन से चला। बहुत से एलिट लोग जाकर के वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन वगैरह दे रहे हैं। तो वहाँ से निकल के आता है ये धर्मशाला डिक्लेरेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए धर्मशाला डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है अभी 2022, तो ये जो कि आपका टूरिज्म से रिलेटेड हुआ है। दूसरी एक चीज़ यहाँ पे और बात चली है कि जो G20 का मैं यहीं पे जिक्र कर लेता हूँ। G20 का देखिए, इंडिया प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंसी मिली है इसको 2023 का। ठीक है, मतलब 1 साल इंडिया जो कि इसका प्रेसिडेंट रहेगा, चेयरमैन रहेगा। और इसका जो है कि टाइम पीरियड जो है कि स्टार्ट होगा, टाइम पीरियड जो कि दिसंबर 1 से 2022 से लेकर के नवंबर 2023 के बीच का ये होगा, जो कि इसमें इंडिया प्रेसिडेंट। तो उन्होंने इसमें एक बात निकल करके आई है कि जो G20 का होगा तो उसका एक सम्मेलन जो है कि इंडिया में तो जो हो रहा है 1 साल का, तो उसमें जो कि कश्मीर में ये ऑर्गेनाइजेशन करवाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह से उनके मतलब प्रस्ताव जाते हैं, प्रपोजल जाते हैं कि ये यहाँ पे G20 जो होना चाहिए। तो उनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि धर्मशाला जो यहाँ से निकल के आया है कि कश्मीर में ही जो कि इसका समिट हो G20 का 23 का, तो जिसमें प्रेसिडेंट है। उसमें रीजन क्या है कि जब गवर्नमेंट ने 2019 में शायद, जब 2019 इलेक्शन से पहले ही कुछ जो कि आर्टिकल 370 को जो कि आप सभी लोग सुनते होंगे कि जो
इनवैलिड मतलब कि रिवील कर लिया गया, उसको हटा दिया गया। इसमें ये प्रोविज़न था जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, ठीक है। और उसको करने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर बन गया और एक जो कि लद्दाख बना दिया गया, ठीक है। और इसकी कैपिटल श्रीनगर को बना दिया गया, श्रीनगर, और इसकी जो है कि लेह में बना दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत से क्रिटिसिज्म इंडिया के लिए आए और जो कि इंडिया को बहुत से थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे झेलना पड़ा। तो इस वजह से अभी कहा जा रहा है कि लोगों को पता चलेगा कि नहीं, जो इंडिया ने किया जम्मू कश्मीर का 370 आर्टिकल हटाया, तो उसका क्या हमारा इंटेंशन था और अब क्या हो गया, बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, तभी हम पीसफुल वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमने देखने को मिली, कश्मीर से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ है तो विलेज, हाँ, दूसरी कश्मीर से ही रिलेटेड एक और चीज़ है। मैं डेस्टर इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि डेस्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहा, इसलिए ये अच्छे से आप देख सकते हैं क्लीन कर पा रहा है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें ये चीज़ है कि वैली कश्मीर में फर्स्ट मल्टीप्लेक्स एक सिनेमा हॉल ओपन किया गया है। कहने के लिए तो बड़ा जोकिंग टाइप का लग रहा है, लेकिन हो सकता है किसी छोटे मोटे एग्जाम पीसीएस वगैरह में पूछ ले कि भाई मल्टीप्लेक्स अभी कौन से का स्टेट में पहला समझ लीजिए पहला शुरू किया गया। तो ये आपका कश्मीर में किया गया मल्टीप्लेक्स सिनेमा है, ठीक है, मल्टीप्लेक्स सिनेमा है। दूसरी एक चीज़ और अगर आती है, एक क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो अगला न्यूज़ है इसका हम देख लेते हैं। एक मूवी है, आप लोग हमेशा नाम सुनते होंगे, ऑस्कर से मूवी ने जीता है। जैसे कि हम कहते हैं कि लगान मूवी थी, फिर काई पोचे थी, बहुत से ऐसी इंडियन मूवी थी जो कि वहाँ पे शेड्यूल करके जाती हैं। तो एक मूवी है जिसका नाम है चलो सॉय करके एक मूवी है ये, ठीक है। तो इंडिया के यहाँ से जो कि आप स्पेलिंग देख सकते हैं, CHELO SHOW, ठीक है। ये सौराष्ट्र आपका जो कि इंडिया के गुजरात पार्ट में पड़ता है। तो वहाँ पे एक मूवी ये बनाई गई है। तो इसको जो कि ऑस्कर के लिए इंडिया से रिकमेंडेड सजेशन भेजा गया है कि ऑस्कर में जो कि इसको ऑस्कर लिस्ट में शामिल किया जाए। अभी बहुत से पैरामीटर्स हैं, तो अभी ऐसा नहीं कि पूरा फुल एंड फाइनल हो गया, बस भेजा गया। अगर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में विच वर फॉलोइंग मूवी सेंडेड फॉर द ऑस्कर, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये पता होना है कि हेलो शो जो एक मूवी है सौराष्ट्र पे बनी हुई है, उसको जो कि करते हैं। और जो लास्ट में एक है हमारा लास्ट में नहीं, एक लास्ट 2 है जो कि एक देखिए FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका एक अभी प्रोविजन आया, मैं भी इसका एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें ये चीज़ें प्रोविज़न की गई है कि ये कहा कि ये इसका देखिए मतलब क्या है कि फूड सेफ्टी जो हम मार्केट में खाते हैं या फिर जो होता है पैकेट होता है या फिर अनपैक्ड होती है चीज़ें, तो उनमें एक देखेंगे खोल करके तो उसमें FSSAI है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी इनका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो आपको पता मुझे फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, हिंदी में तो नहीं बता पाऊँगा। तो स्टेटरी बॉडी होती है, इसका ये काम होता है कि फूड सेफ्टी को मेंटेन करके रखना होता है। नाम से ही पता है कि फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, राइट। तो इसका जो है कि अभी ये आया कि जो पैकेट होते हैं उसमें आप देखेंगे कि तो उसमें लिखा होता है कि कितनी कैलोरी है, कितनी जो कि एनर्जी है, कितना फैट है, कितना क्या है, तो ये चीज़ें लिखी होती है। उसमें अब ये भी लिखना है कि न्यूट्रिशंस रिच कितना है। न्यूट्रिशंस रिच एक अलग सिस्टम बन जाता है, और आप एक पैरामीटर में कर देखिए एनर्जी इतनी है, फैट इतना है, और आपको जो कि ट्रांस फैट 0 है। तो ये इसका मतलब कोई ठीक है दे रहे हो, लेकिन ये भी आपको करना पड़ेगा कि कितना जो है कि आप न्यूट्रिशंस लेवल है और उसको करिए, ठीक है। तो इसका भी मैं अलग से करूँगा। लास्ट में जो एक और हमारा एक आर्टिकल है, हम जल्दी से ख़त्म उसको हटाते हैं। जो हमारा है कि लास्ट में वो है इल नीनो, और एक होता है ला
नीनो। देखिए ये जियोग्राफिकल फिनोमिना होता है। अगर इल नीनो होता है ना तो इंडिया, जो इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून होता है, मानसून होता है, वो वीक होता है, वीक होता है। जब ला नीनो होता है तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। तो ये चीज़ आप समझ लें, इल नीनो एक जियोग्राफिकल, और इसको इसका रिलेशन जो होता है इल नीनो का जो ला नीनो है, ओशियन, ओशियन वाटर और उसके बाद एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से रिलेटेड होता है। तो इल नीनो ला नीनो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इल नीनो का मतलब क्या, किसी जानवर का नाम है, क्या है, कैसे है। तो अब एक जियोग्राफिकल फिनोमिना है, इससे जो कि इंडिया का मानसून वीक होता है। जब स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको ला नीना हम बोलते हैं, जब इसी का रिवर्सल होता है तो हम उसको ला नीना बोलते हैं। सो आज के लिए मेरे न्यूज़पेपर में बस इतना ही। अगर ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, कोई डाउट हो, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नो डाउट कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।